हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिड्यूसर ओरिजिन में। दोस्तों, आज हम फिजिकल केमिस्ट्री के सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर सॉल्यूशन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेके आए हैं। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बेहद ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के। तो आप 2023 में जो एग्जामिनेशन देने वाले हो, उसके लिए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसका हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे, सारे क्वेश्चन उसका। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, घोलक के 1 केजी में उपस्थित घुल्ल के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? अगर घोलक 1 केजी है तो उसमें जो घुल्ल डाला हुआ है यानी विलय डाला हुआ है तो उसके मोलों की संख्या वो क्या कहलाएगी? तो घोलक किलो में है और विलय की मात्रा मोल में है, तो मोल बटा द्रव्यमान। तो मोल बटा द्रव्यमान किसका मात्रक होता है? मोललता का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपका मोललता। ये सही आंसर क्या होगा? मोललता। अब इसमें अगर बात कर लो, मोलरता बराबर होगा 1 लीटर में उपस्थित घुल्ल के मोलों की संख्या। तो मोलरता 1 केजी घुलक में उपस्थित घुल्ल के मोलों की संख्या, तो इसको क्या बोलेंगे? मोललता। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में कौन सा एक विलयन का अनुसंग गुणधर्म है? अब विलयन के अनुसंग गुणधर्म की अगर बात करो तो विलयन का अनुसंग गुणधर्म कुल 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला वाष्पदाब का अवनमन, दूसरा हिमांक का अवनमन, तीसरा क्वथनांक का उन्नयन और चौथा प्रसरण दाब। फिर से, विलयन के अनुसंग गुणधर्म 4 प्रकार के होंगे। पहला वाष्पदाब का अवनमन, दूसरा हिमांक का अवनमन, तीसरा क्वथनांक का उन्नयन और चौथा प्रसरण दाब। ये 4 अनुसंग गुणधर्म है और यही अनुसंग गुणधर्म से क्वेश्चंस हमेशा आते रहते हैं बोर्ड एग्जामिनेशंस में। अब ये आप देखो, ये क्वेश्चंस कह रहा है कि निम्न में कौन एक विलयन का अनुसंग गुणधर्म है? घनत्व तो नहीं है, टेम्परेचर भी नहीं है, द्रव्यमान भी नहीं है, तो अनुसंग गुणधर्म कौन सा होगा? क्वथनांक का उन्नयन। ये सी नंबर ऑप्शन, सी नंबर ऑप्शन आपका विलयन के अनुसंग गुणधर्म होंगे क्वथनांक के उन्नयन। क्लियर है? अगले सवाल पे आ जाओ। K2SO4 का वांट ऑफ कारक क्या होता है? K2SO4 यह है पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट का वांट ऑफ कारक बताना है। तो वांट ऑफ कारक देखिए होता क्या है। वांट ऑफ कारक की अगर बात कर लो तो ये K2SO4 को जब पानी में डालोगे, K2SO4 को जब पानी में डालोगे तो 2 पोटेशियम 1 सल्फेट, यहां से 2 पोटेशियम बाहर निकलेगा, प्लस SO4 1 SO4 बाहर निकलेगा 2 माइनस। ये जब पानी में इसको डालोगे तो क्या होगा? ये केटायन और एनायन देंगे। क्या देंगे? केटायन और एनायन, धनायन और ऋणायन देगा। अब वांट ऑफ कारक की बात होगी तो वांट ऑफ कारक उसको बोलेंगे कि अगर कोई आपके पास पदार्थ है तो जब उसको पानी में डालते हो तो जितनी आयन की संख्या देती है, यानी जितनी धनायन और ऋणायन टोटल मिला के जितनी आयन की संख्या देगी वही उसका वांट ऑफ कारक होगा। जब उसको K2SO4 को जल में डाले हो तो क्या दिया? 2K प्लस दिया और 1 SO4 दिया, यानी जो पॉजिटिव आयन है ये 2 दिए और नेगेटिव आयन 1 दिए, तो 2 1 3। तो इसके वांट ऑफ कारक कितने होंगे? 3 होंगे। K2SO4 का वांट ऑफ कारक 3। और वांट ऑफ को हम किससे सूचित करते हैं? आई से, स्मॉल आई से। इसको जो इंडिकेट करेंगे ना वांट ऑफ कारक को, किससे लिखेंगे? आई से लिखेंगे। चलिए अगला सवाल है, इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 3 से रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा? हिमांक के अवनमन की अगर बात करो तो हिमांक का अवनमन किसका ज्यादा होगा? हिमांक का अवनमन उसी यौगिक का ज्यादा होगा जिसके वांट ऑफ कारक अधिकतम होंगे। फिर से, हिमांक का अवनमन उसी का अधिकतम होगा जिसका वांट ऑफ कारक ज्यादा होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चंस में आपके ऑप्शंस के अनुसार कहते रखे, निम्न में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम है? हिमांक के अवनमन NaCl। अब इसमें से आप ये बता दो आई का मान जिसका ज्यादा, इन चारों ऑप्शन में वांट ऑफ कारक का मान जिसका ज्यादा, हिमांक अवनमन भी उसका ज्यादा। NaCl को जब पानी में डालोगे तो एक Na देगा, एक Cl देगा, यानी एक Na प्लस और एक Cl माइनस, यानी NaCl से कितने निकलेंगे? 2। 2 वांट ऑफ कारक होंगे। K2SO4 को जब पानी में डालोगे तो 2K प्लस और 1 SO4 माइनस, तो 2K प्लस प्लस आयन 2 और माइनस आयन 1, तो 2 1 3। इसमें वांट ऑफ कारक कितने होंगे? 3। यूरिया को जब जल में डालोगे तो यूरिया ना तो धनायन देगा ना तो ऋणायन देगा। ग्लूकोज को जब जल में डालोगे तो ये भी ना तो धनायन देगा ना ही ऋणायन देगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार? ऑप्शन के अनुसार होगा K2SO4 पोटेशियम सल्फेट। ये आपका हिमांक अवनमन K2SO4 का सबसे ज्यादा होगा। क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर 5, ये भी रिलेटेड है इसी तीनों से। आपके पास क्वेश्चन क्या है? 0.01 m ग्लूकोज विलयन का, एक ग्लूकोज है जिसकी मोलर सांद्रण है 0.0 m। एक ग्लूकोज विलयन है जिसकी सांद्रता कितनी? 0.01 m है। अगर उस ग्लूकोज विलयन की सांद्रता इतनी है तो
उसकी तुलना में, इस ग्लूकोज विलयन की तुलना में 0.01 एम मैग्नीशियम क्लोराइड है आपके पास, MgCl2। MgCl2 की सांद्रता कितनी दे रखी? MgCl2 की सांद्रता दे रखी 0.01 एम MgCl2 और 0.01 एम ग्लूकोज। अब इसकी तुलना में विलयन के हिमांक में अवनमन कितना गुना होगा? ठीक है, ग्लूकोज को जब पानी में डालोगे तो ना तो धानायन देगा ना ही ऋणायन देगा, ठीक है। लेकिन जब MgCl2 को पानी में डालोगे तो क्या देगा? एक मैग्नीशियम प्लस देगा, 2 Cl माइनस देगा। एक Mg2 प्लस देगा और 2 Cl माइनस देगा, तो 2 Cl तो 2 और 1 Mg प्लस तो 1, 2 1 3। इसके 3 निकलेंगे वाट ऑफ कारक, और जितनी वाट ऑफ कारक निकलेगी उसकी सांद्रता से मल्टीप्लाई कर दो तो 0.03 एम आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 3 गुना। ये तो 0.01 एम रहेगा और ये 0.03 हो जाएगा, तो कितने गुना हो जाएगा इसके हिमांक में अवनमन? 3 गुना हो जाएगी। क्लियर है? अगला सवाल आ जाओ। निम्न में कौन ताप से प्रभावित नहीं होता? ये जो 4 आपके पास कॉन्सेंट्रेशन दे रखे, 4 सांद्रता, मोललता, मोलरता, मोल प्रभाज और एक ऑप्शन क्या है? नन ऑफ दीज है ना, नन ऑफ दीज। इसमें से कौन ताप से प्रभावित नहीं होता? तो यहाँ पे ऑप्शन एक चेंज कर लो, यहाँ पे मोलरता लिख लो। मोलरता कौन तापमान से प्रभावित नहीं होता? तो तापमान से प्रभावित कौन नहीं होते? तो विलयन में मोललता ऐसी सांद्रता है जो तापमान से प्रभावित नहीं होता। तो सही आंसर क्या होगा इसका? बी नंबर। अगला सवाल है, निम्न में कौन सा एक समीकरण प्रसरण दाब से संबंधित है? ये जो 4 समीकरण आपके ऑप्शंस में दे रखे, इसमें से आपको बताना है कि कौन ऐसा एक समीकरण होगा जो प्रसरण दाब से संबंधित है। तो पिछले वीडियो में मैंने प्रसरण दाब का एक्सप्लेनेशन कर रखा है। तो प्रसरण दाब क्या होता है? प्रसरण दाब को पाई से सूचित करेंगे और प्रसरण दाब बराबर होता है, यानी पाई बराबर होता है CRT। पाई बराबर क्या होता है? CRT, जहां पे C बराबर होगी सांद्रता, R बराबर होगा नियतांक और T बराबर होगा तापमान। तो प्रसरण दाब कौन संबंधित समीकरण है प्रसरण दाब का? तो C नंबर ऑप्शन, पाई इक्वल टू CRT। आप इसको टिक करेंगे, पाई बराबर CRT। अगला सवाल है, आदर्श विलयन का गुण निम्न में से कौन है? आदर्श विलयन का गुण क्या होता है? आदर्श विलयन होता है वैसे विलयन जो सभी सांद्रता एवं ताप पर राउल्ट के नियम का पालन करता है। सिंपल सी बात याद रखो, जो राउल्ट के नियम का पालन करेगा वही आदर्श विलयन कहलाएगा। जो राउल्ट का नियम का पालन नहीं करेगा वो आदर्श विलयन नहीं कहलाएगा, मतलब अनादर्श विलयन कहलाएगा। जो राउल्ट के नियम का पालन करेगा आदर्श विलयन, और जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा वो अनादर्श विलयन। तो आपको ये बताना है कि कौन सा आदर्श विलयन का गुण निम्न में से किसमें है? तो वैसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करता है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? 8 का ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 है, NH4NO3 का वांट ऑफ कारक क्या होंगे? NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट, इसका नाम है अमोनियम नाइट्रेट। NH4NO3 का वांट ऑफ कारक क्या होगा? जब NH4NO3 को जब तोड़ोगे अलग अलग तो यहाँ से टूट के अलग होगा। ये देखो, NH4 प्लस आएगा और NO3 माइनस आएगा। एक NH4 और एक NO3, एक धनायन और एक ऋणायन, दोनों मिलकर कितने होंगे? 2। तो इसका वांट ऑफ कारक कितना होगा? 2। अगला सवाल है, निम्न जलीय घोल में किसका क्वथनांक का उन्नयन अधिकतम होगा? तो जलीय घोल में क्वथनांक का उन्नयन की अगर बात करो तो ये भी डिपेंड करेगा वांट ऑफ कारक पे। अब यहाँ से देख लो, जिसका वांट ऑफ कारक सांद्रता के साथ ज्यादा, उसका क्वथनांक का उन्नयन भी अधिकतम। अब यहाँ से NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड 0.1 एम सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब इसको आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को तोड़ोगे तो एक यहाँ से माइनस देगा और एक यहाँ से प्लस देगा। तो एक धनायन एक ऋणायन 2 देंगे, तो इसके जब 2 आएंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 0.2। कितना आएगा इसका? 0.2। अब यहाँ से NH4NO3, यहाँ से भी एक धनायन देगा और एक ऋणायन देगा, तो ये भी 2 निकलेगा तो 0.2, इसका भी आ जाएगा आपका 0.2। अब KNO3 की अगर बात करो तो KNO3 में K एक प्लस देगा और NO3 एक माइनस देगा, तो यहाँ से भी 2 आयन निकले, एक धनायन एक ऋणायन, 2 को 0.1 से मल्टीप्लाई कर लो 0.2। अब इसकी बात कर लो बी नंबर का, तो Na2SO4, यहाँ से 2 सोडियम देंगे एक सल्फेट देंगे, तो 2 Na प्लस और एक SO4 माइनस, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? 3। तो 3 गुने 0.1 बराबर 0.3। तो जिसका आई का मान ज्यादा उसके क्वथनांक का उन्नयन भी अधिकतम। तो राइट आंसर इज द बी नंबर ऑप्शन। क्लियर है? अगले सवाल पे आ जाइए कि निम्न में कौन एक अनुषंग गुणधर्म नहीं है? तो अनुषंग गुणधर्म होते हैं 4 प्रकार के। एक अनुषंग गुणधर्म होता है वाष्प दाब का अवनमन, दूसरा हिमांक का अवनमन, तीसरा क्वथनांक का उन्नयन, चौथा प्रसरण दाब। तो पाई बराबर को बोलेंगे, पाई को लिखेंगे प्रसरण दाब को, पाई लिखेंगे प्रसरण दाब को, डेल्टा टीबी लिखेंगे क्वथनांक के उन्नयन को, और डेल्टा टीएफ लिखेंगे हिमांक के अवनमन को,
और E बराबर mc स्क्वायर, ये प्रकाशिक आइंस्टीन का कुछ फॉर्मूला होता है ना, विद्युत प्रकाश प्रभाव का। तो कौन सा अनुसंग गुणधर्म नहीं है? ये अनुसंग गुणधर्म है प्रसरण दाब, ये क्वथनांक का अवनयन ये भी अनुसंग गुणधर्म है, ये हिमांक का अवनमन ये भी अनुसंग गुणधर्म है। तो ये डी नंबर ऑप्शन आपका अनुसंग गुणधर्म नहीं है। तो ये सारे इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको फार्मूला सॉरी ये परिभाषा के साथ आपको संकेत भी मालूम होनी चाहिए। अगला सवाल है, अर्ध पारगम्य झिल्ली से प्रसरण की क्रिया में क्या निकलते हैं? तो प्रसरण की क्रिया होती है जब निम्न सांद्र वाले के अणु पर एसपीएम के द्वारा अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा उच्च सांद्र वाले की ओर स्वतः प्रवाह होने लगे तो वह प्रक्रिया प्रसरण कहलाती थी। अब इसमें अर्ध पारगम्य झिल्ली से प्रसरण क्रिया में क्या निकलता है? अर्ध प्रसरण प्रक्रिया में विलय के अणु नहीं निकलते, विलायक के अणु निकलते, जटिल अणु नहीं निकलते। तो प्रसरण क्रिया में आप याद रखना कि क्या निकलता है? एसपीएम के द्वारा अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा निकलता है विलायक के अणु। जब हम एसपीएम के द्वारा प्रसरण की क्रिया करवाएंगे तो निम्न सांद्र वाले विलायक के अणु उच्च सांद्र वाले विलायक के अणु की ओर स्वतः प्रवाह होने लगता है, वह प्रक्रिया प्रसरण कहलाती है। और प्रसरण की क्रिया में विलायक के अणु ही बाहर निकलते हैं। क्लियर है? अगला सवाल, निम्न में कौन सा एक हेनरी के नियम से संबंधित है? हेनरी के नियम की बात करो तो हेनरी साहब ने एक नियम दिया था गैस को द्रव में घोलने का। गैस को किस में घोलने का? द्रव में घोलने का। अगर किसी द्रव में गैस को घोल रहे हो तो उसके लिए प्रेशर हाई करना होगा। जितनी ज्यादा गैस की मात्रा घोलोगे उतना ज्यादा गैस का आपको प्रेशर डालना होगा। तो गैस का प्रेशर और गैस का मात्रा यानी मोलों की संख्या दोनों एक दूसरे का समानुपाती होगा। तो हेनरी के नियम अनुसार क्या होता है? किसी स्थिर ताप पर किसी गैस का आंशिक दाब उस गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती। तो किसी गैस का आंशिक दाब उस गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती। जितनी ज्यादा गैस की मात्रा उतना ज्यादा गैस का मोल प्रभाज। तो सही आंसर इसका कौन होगा? पीजी इक्वल टू यानी प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू केएच यानी हेनरी स्थिरांक इनटू एक्सजी यानी मोल प्रभाज ऑफ गैस। तो ये राइट आंसर कौन होगा? ए नंबर ऑप्शन। क्लियर? आगे है क्वेश्चंस, मोलरता का मात्रक क्या होता है? तो मोलरता बराबर होता है कि 1 लीटर बिलियन के आयतन में जितनी विलय की मोलों की संख्या खुली हुई है वह उस बिलियन की मोलरता कहलाएगी। 1 लीटर बिलियन के आयतन में जितनी विलय की मोलों की संख्या खुली हुई है वह उस विलयन की मोलरता कहलाएगी। तो 1 लीटर में क्या घोलना है? विलय के मोल। 1 लीटर है आपके पास, उसमें विलय को डालो तो मोल बटे लीटर क्या होता है? मात्रक मोल बटे लीटर। सही आंसर क्या होगा इसका? ए नंबर, मोल बटे। अगला क्वेश्चन है, किसी विलयन का अनुसंग गुणधर्म किस पर निर्भर करता है? तो किसी भी विलयन का अनुसंग गुणधर्म डिपेंड करेगा विलय के कणों की संख्या पर। कैसे? विलयन का अनुसंग गुणधर्म होता है कि अगर किसी शुद्ध विलायक में विलय को डाल रहे हो, है ना, किसी विलायक में विलय को डाल रहे हो तो कितनी मात्रा आपने विलय डाला है उस पर डिपेंड करेगा, ना कि इस पर डिपेंड करेगा कि विलय आपने क्या डाला है, चीनी डाला, नमक डाला, ग्लूकोज डाला, यूरिया डाला, इस पर कुछ डिपेंड नहीं करेगा। डिपेंड इस पे करेगा कि अगर आपने पानी में यानी किसी भी विलायक में विलय को घोल रखे हो तो कितनी अमाउंट में आप विलय को डाले हो, 10 ग्राम डाले हो, 50 ग्राम डाले हो, 100 ग्राम डाले हो, इस पे डिपेंड करेगा अनुसंग गुणधर्म। क्लियर है बातें? तो किसी विलयन का अनुसंग गुणधर्म निर्भर करता है किस पर? विलायक के अणु पर, ना विलय की प्रकृति पर। बिल्कुल नहीं। कौन सा विलय डालो कुछ डिपेंड नहीं करेगा। विलयन पर कभी नहीं। तो ये विलय के कणों की संख्या पर। किसी विलयन का अनुसंग गुणधर्म किस पर डिपेंड करेगा? विलय के कणों की संख्या पर। तो ये इसका सही आंसर है 15 का सी नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ। राउल्ट के नियम से संबंधित है निम्न में कौन सा समीकरण? निम्न में जो 4 समीकरण दे रखे इन चारों में कौन राउल्ट के नियम से संबंधित है? तो राउल्ट का नियम होता है द्रव द्रव के विलयन में, एक विलयन में 2 द्रव शामिल है, एक द्रव विलय होगा दूसरा विलायक होगा। तो किसी एक द्रव का आंशिक दाब उसी द्रव के मोल प्रभाज के समानुपाती। अगर आप पहले द्रव की बात कर रहे हो तो पहले द्रव की जितनी ज्यादा मात्रा होगी उतना ज्यादा पहला द्रव का प्रेशर बढ़ेगा। 2 द्रव है, एक में मान लो 1 लीटर आपके पास दूध है, आधा लीटर पानी है, दोनों को मिला दो तो दूध और पानी का विलयन बना। तो दूध है आधा लीटर, पानी है 1 लीटर, तो पानी का वाष्प दाब ज्यादा बनेगा क्योंकि पानी की मात्रा ज्यादा है। अगर आप यही 2 लीटर दूध में 1 लीटर पानी को डाल दो तो दूध का वाष्प दाब ज्यादा बनेगा। तो जिस द्रव की मात्रा ज्यादा होगी उसका वेपर प्रेशर भी ज्यादा बनेगा। ये बोला था राउल्ट ने। राउल्ट के नियमानुसार क्या होगा कि पहले गैस का आंशिक दाब, है ना, पहले गैस का आंशिक दाब पहले गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती। तो P1 बराबर P1 नॉट इंटू X1। P1 नॉट कब लगा? जब समानुपाती को हटाते थे तो कांस्टेंट का वैल्यू आता था जिसको अपन क्या बोलते थे? P1 नॉट। तो ये सही आंसर क्या होगा इसका? बी नंबर। क्वेश्चन नंबर
अगला सवाल है कि यदि किसी विलयन में स्मॉल एन विलय तथा कैपिटल एन विलायक हो तो विलय का मूल प्रभाज क्या होता है? तो विलय का मूल प्रभाज होता है कि किसी विलयन में दो लोग शामिल है, विलय और विलायक। तो विलय का मूल प्रभाज आपको चाहिए तो ऊपर में विलय के मोल और नीचे में विलय प्लस विलायक के मोल। अगर विलायक का मूल प्रभाज चाहिए तो ऊपर में विलायक के मोल और नीचे में विलय प्लस विलायक के मोल। तो किसी भी विलयन में किसी भी घटक का आपको मोल प्रभाज चाहिए तो जिसका मूल प्रभाज आपको निकालना है, ऊपर में उसके मोल होंगे और नीचे में सारे विलय और विलायक के मोलों की संख्या होगी। ध्यान देना, यदि किसी विलयन में स्मॉल एन विलय है तथा कैपिटल एन विलायक हो तो विलय का मोल प्रभाज चाहिए। किसका मोल प्रभाज चाहिए? इस विलय का। तो जिसका आपको मोल प्रभाज निकालना है, ऊपर में उसके मोल और नीचे में विलयन में जो जो मोलों की संख्या है, ये स्मॉल एन और कैपिटल एन है तो दोनों का क्या होगा? योगफल। नीचे में क्या होगा? डिवाइड में दोनों का योगफल। यदि किसी विलयन में स्मॉल एन विलय तथा कैपिटल एन विलायक है तो विलय का मूल प्रभाज क्या होगा? स्मॉल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। इसको बोलते हैं विलय का मूल प्रभाज। अगर इसी में सवाल ये होता कि अब ये बताओ कि स्मॉल एन विलय है तथा कैपिटल एन विलायक है तो विलायक का मूल प्रभाज अगर पूछी जाती है आपसे, किसकी? विलायक का। ये तो पूछा गया विलय का मूल प्रभाज, ये हो जाएगा आंसर। अगर विलायक का मूल प्रभाज की बात होती तो विलायक का मूल प्रभाज क्या होगा? विलायक का मूल प्रभाज चाहिए तो ऊपर में विलायक के मोल और नीचे में विलय प्लस विलायक के मोल। विलायक के मूल प्रभाज में ये ऑप्शन सही होता, 3 नंबर ऑप्शन सही होता विलायक के मूल प्रभाज में, लेकिन विलय के मूल प्रभाज चाहिए तो आपको सी नंबर ऑप्शन। क्लियर है? ये सारे के सारे क्वेश्चंस बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको अच्छे से कॉपी करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो और एग्जामिनेशंस की तैयारी करो। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।